नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज क्या आईएमएफ से मिले झटके के बाद भूख से बिलबिला रहे पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका उस पर हमला करने से भी नहीं चूकेगा। यूक्रेन में छिपे किस खजाने को हड़पने के लिए महायुद्ध छिड़ा और सड़क के बाद संसद में भी विपक्ष बिखरा नजर आया। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां के लोगों के सामने भूखे पेट सोने की नौबत है। आटे की किल्लत तो पहले से थी, अब दूध और सब्जियां भी लोगों की पहुंच से बाहर चली गईं। अब तो वहां की सरकार ने भी मान लिया कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहां तक कि मरियम नवाज ने इमरान खान समेत 5 लोगों को इन हालात का कसूरवार भी बता दिया, जिस पर पाकिस्तान में सियासी बवाल खड़ा हो गया। मतलब ये कि डूब रहे पाकिस्तान को बचाने के बजाय पाकिस्तान के नेता एक दूसरे को घेरने में लग गए। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की हालत के लिए इमरान खान को कसूरवार बताया। आज गरीब भी भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है, हुकूमत भी भुगत रही है और हम सारे भुगत रहे हैं। मरियम नवाज 4 महीने बाद लंदन से पाकिस्तान लौटी। 4 महीने से वो लंदन में अपने पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ थी, लेकिन आते ही उन्होंने पाकिस्तान में सियासी जंग शुरू कर दी। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को उन्होंने नई लड़ाई में धकेल दिया। और अब वहां पाकिस्तान को कंगाली से निकालने की कोशिश होती नहीं दिख रही, बल्कि नेता अपना कुर्ता साफ रखने में जुटे हैं। मरियम नवाज के भाषण से साफ हो गया कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है, जो उन्होंने अपने भाषण में खुद मानी। महंगाई और कंगाली की हालत पर पाकिस्तान की बेबसी उनके भाषण से साफ हो गई। गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है, मुझे एहसास है। लेकिन मरियम नवाज ने ऐसे हालात के लिए 5 लोगों को दोषी बताया। इनमें पहला और सबसे बड़ा नाम इमरान खान का है। दूसरा नाम उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार का बताया और तीसरा नाम उन्होंने बताया आसिफ सईद खोसा का। ये भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जबकि मरियम ने 2 और लोगों को दोषी बताया जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया। मरियम का दावा तो यह है कि ये 5 लोग मिलकर पाकिस्तान को लंबे वक्त तक अपनी मुट्ठी में बंद रखने की तैयारी कर चुके थे। और शहबाज शरीफ की अगुवाई में चल रही पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का दावा यह है कि इमरान खान की नीतियों के कारण पाकिस्तान कंगाल हुआ। शहबाज शरीफ ने पिछले साल 11 अप्रैल को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी और उससे पहले तक इमरान खान सरकार चला रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के करीब 9 महीने बाद शहबाज शरीफ को पता चला कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिस जहाज पर शहबाज शरीफ कप्तान बनकर बैठे उसमें छेद हो चुका है और वो लगातार डूब रहा है। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान का मीडिया भी सरकार को कोसने से पीछे नहीं हट रहा। कभी डॉलर महंगा होने का बहाना तो कभी आईएमएफ से मुज़ाकरात कामयाब ना होने का रोना। हुकूमत है कि महंगाई कंट्रोल करने से कासिर है। पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पर फिलहाल एक ही खबर है और वो खबर है रोज मर रही पाकिस्तान की जनता की। सब्जी मंडी से भी रिलीफ नाम की हर चीज गायब। सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियों के दाम बढ़ गए। लेकिन कोई पिस रहा है तो वो है पाकिस्तान की जनता, जिसके लिए महंगाई के कारण जीना मुश्किल हो चुका है। और इससे बिल्कुल बेपरवाह पाकिस्तान की सरकार वहां रोजाना महंगाई का कोई नया बम लोगों पर फोड़ने से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तान की सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर आईएमएफ को हर हाल में खुश करना ताकि बेल आउट पैकेज मिल पाए। लेकिन बेल आउट पैकेज के चक्कर में पाकिस्तान की जनता का बेड़ा गर्क हो गया। घर के राशन का खर्च निकालने के लिए एक आदमी अपनी नई मोटरसाइकिल बेचने निकल पड़ा। ये खबर खुद पाकिस्तान के ही न्यूज चैनलों ने दिखाई। तो भाई आप क्या कोई नौकरी नहीं करते? नौकरी करते हैं, गुजारा ही नहीं होता। एक सरकारी दफ्तर का वीडियो वहां बुरी तरह वायरल है। एक ट्रांसजेंडर इस वीडियो में डांस करता दिखा। दावा यह किया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर की कोशिश राशन खरीदने के लिए सरकारी अधिकारियों से आर्थिक मदद लेने की थी, लेकिन उसे नाचने पर मजबूर किया गया। राशन देने के लिए उसे डांस करने पर मजबूर किया गया। लेकिन इस वीडियो के इंटरनेट पर आते ही पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया। ऊपर से पाकिस्तान को आईएमएफ की टीम ने बुरी तरह नचाकर रख दिया। खबर है कि आईएमएफ की टीम के सामने पाकिस्तान सरकार की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। जो दस्तावेज पाकिस्तान सरकार ने आईएमएफ के सामने पेश किए उनमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यानी गुणा और जमा तक भी गलत किया गया था। और आईएमएफ के अफसरों का मानना है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की यह गलती जानबूझकर की गई। गलत हिसाब किताब के जरिए पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आईएमएफ के अफसरों ने गलती पकड़ ली और उसके बाद पाकिस्तान सरकार की क्लास लगा दी। 9 फरवरी तक आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन ऐसा लगने लगा कि आईएमएफ से मदद की पाकिस्तान की सारी उम्मीदें पहले ही टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के अफसरों ने खातों में ऐसी गलती की जो बच्चे भी नहीं करते। पाकिस्तान की कोशिश आईएमएफ को ये समझाने की है कि वो कर्ज को लौटा सकता है। कई जरूरी चीजों के दाम पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान सरकार ने बढ़ाए भी हैं, लेकिन आईएमएफ के अधिकारियों को नहीं लगता कि पाकिस्तान कर्ज लौटा भी पाएगा। ऊपर से पता चला है कि पाकिस्तान की हालत जितनी खराब दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा खराब है।
महंगाई के नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार तो खाली ही हो चुका है। क्योंकि जिस 360 करोड़ डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की बात पिछले 15 दिन से हो रही है, वो भी पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के खजाने में ये रकम यूएई और सऊदी अरब से मिला हुआ कर्ज है, जिसे वो चाहकर भी खर्च नहीं कर सकता। ये रकम पाकिस्तान को लौटानी थी, जिसे लौटाने में वो आनाकानी कर रहा है। इसीलिए पिछले कई दिनों से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 360 करोड़ डॉलर पर है। न कम हो रहा है न बढ़ रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि कंगाल पाकिस्तान के पास डॉलर बचा ही नहीं है। ऊपर से महंगाई के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई दर 27.6% दर्ज की गई। 1975 के बाद पाकिस्तान में इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई थी। इतनी महंगाई दुनिया के किसी भी देश में हो जाए तो खतरे की घंटी समझी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन यह है कि सब कुछ जानते बूझते हुए उसे वहां के लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ाना होगा, क्योंकि आईएमएफ ने उसे अल्टीमेटम दे दिया है और ये कह दिया है कि बिजली, पेट्रोल और डीजल को 60% तक महंगा कर दिया जाए। मतलब 240 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहे पेट्रोल को पाकिस्तान की सरकार ने 300 पाकिस्तानी रुपए तक कर दिया था, लेकिन आईएमएफ का कहना है कि पेट्रोल को करीब 400 रुपए लीटर तक कर दिया जाए। यही हाल बिजली के दामों का भी है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की खैरात बांटती रही है। यही नहीं, वहाँ वैल्यू स्टोर के नाम से किराने का सामान सरकार खुद बेचती है, जहाँ सब्सिडी वाली सरकारी कीमतों पर सामान बेचा जाता है। लेकिन आईएमएफ ने साफ कह दिया कि सरकार को हर तरह की सब्सिडी पूरी तरह बंद करनी पड़ेगी। आईएमएफ की शर्तों का पुलिंदा ऐसा है कि अगर पाकिस्तान ने मान लिया तो लोग भूख से मर जाएंगे और नहीं माना तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच आईएमएफ की तरह ही एक और मुसीबत ने पाकिस्तान को दबोच लिया। ईरान ने उसे एक ऐसी धमकी दे दी कि वहां के लोगों की सांसें ही थम गई। ईरान ने पाई के लिए तरस रहे पाकिस्तान को 1800 करोड़ डॉलर जुर्माना चुकाने की धमकी दी है। यानी पाकिस्तान को 4.25 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का झटका लगेगा, जो उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की हालत इन दिनों किसी से छिपी नहीं है। वहां रोटी के लाले पड़ गए हैं, लोगों की जेब खाली हो चुकी है, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंचने वाली है और इस पर बड़ी मुसीबत यह कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना खाली हो चुका है। मतलब ये कि अगर ईरान जुर्माना वसूलने पर अड़ गया तो पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी और ये बात वहाँ के लोग भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसीलिए वो अपनी सरकार को बुरी तरह कोस रहे हैं। बात करें सर इंडिया की गवर्नमेंट की, तो क्या आपको लगता है वो हमारे गवर्नमेंट से बेहतर है? बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज सरकार से ज्यादा भरोसा भारत की सरकार पर दिखाया। उनके मुकाबले में इस तरह हम खड़े हो सकते हैं कि हमारी लीडरशिप सही हो। पाकिस्तान के लोगों में ईरान की धमकी का असर भी दिखाई दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि इन दिनों जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वो किसी भी कीमत पर जुर्माना नहीं चुका पाएगा। और इसकी वजह यह है कि ईरान ने जुर्माने की एक ऐसी रकम तय कर दी जिसे दे पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। और इसी वजह से वहां के लोग आने वाले दिनों के बारे में सोचकर ही कांप रहे हैं। असल में पाकिस्तान पर ईरान का गुस्सा एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर भड़का है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2009 में समझौता किया था, जिसके तहत पाकिस्तान को अपने हिस्से की 800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण करना था। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान वो काम पूरा नहीं कर पाया, जबकि ईरान अपने हिस्से का काम खत्म कर चुका है। बस इसी बात से नाराज ईरान ने पाकिस्तान पर 1800 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 4.25 लाख करोड़ का जुर्माना लगा दिया और साफ कह दिया कि 2024 की शुरुआत तक काम खत्म नहीं हुआ तो वो जुर्माना वसूल कर रहेगा। उधर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा रद्द होने के बाद वहां के लोगों ने शहबाज शरीफ सरकार का जमकर मजाक उड़ाया। शहबाज शरीफ सरकार के बुलावे पर 30 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने दौरा रद्द कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खराब मौसम की वजह से अपना दौरा रद्द किया। लेकिन पाकिस्तानी सरकार की ये दलील वहाँ के लोगों के गले नहीं उतर रही। ये वाला नेचुरल मौसम नहीं खराब है, हमारी जो इकोनॉमी और सियासी मौसम खराब है। आई थिंक ये रीजन है इसके पीछे। अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में कर्ज के लिए कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। पिछले महीने यूएई ने उस पर तरस खाकर $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का ऐलान किया था। और इसके साथ ही यूएई ने पाकिस्तान को दिए $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ के कर्ज लौटाने की मियाद भी बढ़ा दी थी, जिससे खुश होकर शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था, जिसके लिए वो राजी भी हो गए थे। लेकिन ऐन वक्त पर यूएई के राष्ट्रपति ने दौरा रद्द कर दिया, जिससे एक बार फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन लोगों का कहना है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान डर की वजह से पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शहबाज शरीफ उनसे फिर नया कर्ज न मांग लें। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं
कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से। जबकि पाकिस्तान ने उनके आवभगत की पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि उनके स्वागत में इस्लामाबाद के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था और शहर की सुरक्षा ऐसी कर दी गई थी कि परिंदा भी पर न मार सके। और तो और पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए फाइटर जेट से उनका स्वागत करने की तैयारी की थी। लेकिन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा रद्द होने से पाकिस्तान के ये सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। मतलब ये कि पाकिस्तान का संयुक्त अरब अमीरात के लिए गुलामी करना भी काम नहीं आया। वहां के लोगों का कहना है कि जिस यूएई के लिए शहबाज शरीफ की सरकार जमीन पर बिछ गई, उसने पाकिस्तान को भाव तक नहीं दिया। हमारे लोग ट्रू नहीं है, हम फेक लोग हैं, हम अपने बिजनेस में फेक हैं, हम अपने मुल्क के साथ फेक हैं। यही नहीं, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं, उन्हें देखकर वहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। उन्हें ये तक लगने लगा है कि जल्द ही पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान भी अलग एक आज़ाद कंट्री बनेगा, ठीक है, और सिंध वासी क्लेम करते हैं इंडिया वाले, कहते हैं ये हमारे अंडर आना चाहिए। इस बीच वहाँ कुछ लोगों ने भारत की जमकर तारीफ भी की, जबकि कई लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को वहाँ की सेना ही कंट्रोल करे। मतलब ये कि पाकिस्तान के लोगों का अपनी ही सरकार से भरोसा उठ चुका है। इस बीच खबर है कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के हाथ से पीओके चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर हैं और महंगाई के मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच गिलगित बल्टिस्तान में उस वक्त लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जब पीओके के प्रमुख सुल्तान महमूद चौधरी 2 हफ्तों के लिए विदेश यात्रा पर निकल गए। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनकी परेशानी को दूर करने के बजाय उनके नेता भाग खड़े हुए, क्योंकि आटा, दाल, बिजली और पेट्रोल समेत सभी चीजों के बढ़ते दामों ने पीओके के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी वजह से वहां उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो पीओके को भारत में शामिल कराना चाहते हैं, ताकि न सिर्फ उनकी खाने पीने की चिंता दूर हो सके बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मिल सके। क्योंकि हाल के दिनों में पीओके के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना का कब्जा बढ़ रहा है। उधर पाकिस्तान के एक नेता ने वहां की कंगाली दूर करने के लिए शहबाज सरकार को परमाणु बम वाला प्लान बताया। उन्होंने एक सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा कि वो परमाणु बम की धमकी देकर दूसरे देशों से मदद मांगे, क्योंकि अगर उन्होंने परमाणु बम का नाम लेकर डराया तो दूसरे देश डर जाएंगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं से इससे बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां की दुर्दशा के कुछ सबसे बड़े कारणों में एक वहां के नेता हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। रक्षा बजट को हमेशा आम बजट से उन्होंने ज्यादा रखा, सेना की मनमानी पर आंखें मूंद ली और जनता की सहूलियत से ज्यादा परमाणु बम बनाने पर ध्यान दिया, जिसकी याद उन्हें इस दौर में भी आ गई, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु बम से डरकर दूसरे देश उसकी मदद करने लगेंगे। कम से कम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के नेता साद रिजवी के बयान से तो यही लगता है। कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ। साद रिजवी पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी नेताओं में एक है और 2021 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि उन्होंने तब की पाकिस्तान सरकार को धमकी दी थी। अपने इस नए बयान की वजह से वो फिर से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि पाकिस्तान में साद रिजवी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर सरकार से कहा कि उनकी सलाह मानने पर दूसरे देश पाकिस्तान की मदद करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। लेकिन साद रिजवी के इस बयान पर पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कुछ लोगों ने तो साद रिजवी की तुलना उल्लू से कर डाली। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की नैया वहां के ऐसे नेताओं की वजह से ही डूब रही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की जनता की नहीं बल्कि अपनी भलाई के बारे में सोचा और जिहाद के नाम पर अच्छे खासे देश को दर दर का भिखारी बना दिया। इस बीच खबर है कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान जल्द ही अपने परमाणु बमों से भी हाथ धो बैठेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में कभी भी सत्ता बदल सकती है। कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि वहां कोई दूसरी पार्टी या सेना ही सत्ता संभाले, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। वैसे भी इन दिनों पाकिस्तान में कई चीजें सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी कभी भी सुरक्षा बल को निशाना बना रहे हैं और अब तक पाकिस्तान पुलिस और सेना के कई जवानों की मौत भी हो चुकी है। वहाँ खतरा सिर्फ टीटीपी ही नहीं है, बल्कि इस आतंकी संगठन की विचारधारा को मानने वाले कई दूसरे आतंकी संगठन भी हमले की ताक में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु बमों पर भी खतरा मंडरा रहा है और इस संभावना को अमेरिका ने बहुत पहले ही भांप लिया था। खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों पर खतरा मंडराया तब वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। असल में 9/11 हमले के बाद से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास कई परमाणु हथियार हैं
अमेरिका को डर है कि अगर ये बम गलत हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों की निगरानी पर अमेरिका अब तक $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 800 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान में परमाणु बमों पर खतरा कोई नई बात नहीं है। 2004 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान पर गंभीर आरोप लगे थे। उन पर परमाणु बमों के सीक्रेट लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को बेचने का आरोप लगाया गया था। और इसके बाद 2011 में भी पाकिस्तान के परमाणु बमों पर चिंता जताई गई थी, क्योंकि उस साल पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया गया था। और खबर है कि इन दोनों घटनाओं के बाद से ही अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ये प्लान तैयार किया, जिसके तहत अगर अमेरिका को जरा भी खतरा महसूस हुआ तो वो पाकिस्तान में घुसकर उसके सभी परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले लेगा। हालांकि खबरें ये भी हैं कि अगर अमेरिका ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। माना जाता है कि पाकिस्तानी सेना के करीब 20,000 सैनिक इन परमाणु बमों की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं। इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह मांग की गई थी कि इस केस से जुड़े सभी मामलों को मथुरा की कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देना चाहिए, जिसके लिए ये दलील दी गई थी कि ये मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस बीच इजरायल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर जोरदार बमबारी की, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा मौका है जब इजरायल ने गाजा पट्टी को निशाना बनाया और रात के अंधेरे में वहां इतने रॉकेट बरसाए कि लोग धमाकों से दहल उठे। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर किए गए हमले के वीडियो भी जारी किए। उनमें एक वीडियो में गाजा पट्टी के एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट फटते दिखाई दिए, जबकि एक वीडियो में तो ढेर सारे रॉकेट निशाने की तरफ बढ़ते नजर आए और जैसे ही वो टारगेट से टकराए वहां ताबड़तोड़ धमाके होने लगे। इजरायल ने दावा किया कि उसके हमले में कट्टरपंथी संगठन हमास के 2 ठिकाने बर्बाद हो गए। इनमें एक ठिकाना वो था जहां हमास के लड़ाके हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। इसके साथ ही एक फैक्ट्री को भी उड़ा दिया गया जहां हथियार बनाए जाते थे। और इसके लिए इजरायल की सेना पूरी रात गाजा पट्टी पर रॉकेटों की बारिश करती रही। इजरायल के मुताबिक उसने यह हमला कट्टरपंथी संगठन हमास को जवाब देने के लिए किया, क्योंकि पहले हमास की तरफ से इजरायल के ऊपर 2 रॉकेट बरसाए गए, जिन्हें इजरायल ने हवा में मार गिराने का दावा किया। इजरायल के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों रॉकेट का पता चलते ही उन पर हमला बोल दिया और उन्हें आसमान में ही खत्म कर दिया। बताया गया कि हमास ने इजरायल पर बदला लेने के लिए रॉकेट दागे थे, क्योंकि इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीन की महिला कैदियों पर हमले की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद गुस्से से भरे हमास ने इजरायल पर हमला बोल दिया और उसी को जवाब देने के लिए इजरायल ने एक हफ्ते में दूसरी बार गाजा पट्टी को जोरदार हमलों से दहला दिया। जिसके बाद दुनिया में एक नई जंग शुरू होती दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच ही इजरायल और फिलिस्तीन भी जंग के मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर हमले के बाद ही फिलिस्तीन ने इजरायल से बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन इजरायल ने दावा किया कि पहले हमला हमास ने बोला और यह दावा करते हुए उसने एक बार फिर गाजा पट्टी को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इजरायल के इस नए हमले के बाद फिलिस्तीन जोरदार पलटवार करेगा और ऐसा हुआ तो फिर दोनों देशों में जंग छिड़नी तय हो जाएगी, जिसका डर अमेरिका को भी है। इसीलिए वो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति कायम करने की कोशिश में जुट गया। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल पहुंचकर दोनों देशों के नेताओं से बात की, लेकिन लगता नहीं कि अमेरिका की कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि ब्लिंकन के अमेरिका लौटने के कुछ वक्त बाद ही दोनों देश एक दूसरे पर रॉकेट बरसाने लगे। इधर करीब 5 महीने बाद क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा मैदान में वापसी करने वाले हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे और 9 फरवरी को पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। पिछले साल अगस्त महीने में एशिया कप के दौरान रविंद्र जाडेजा के घुटने में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो करीब 5 महीने से मैदान से दूर थे, मगर अब उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जिसके बाद उनकी फिर से टीम में वापसी हो गई। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि डॉनबास के बखमुत शहर के लिए चल रही आर पार की लड़ाई में उनका मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि रूस के ज़ॉम्बियों से है। मतलब उन्हें सैनिकों की शक्ल में ऐसी जिंदा लाशों से जंग लड़नी पड़ रही है जिन्हें मौत का कोई डर ही नहीं है। वो बस एक ही चीज जानते हैं कि वो है पुतिन के इशारे पर अंधाधुंध बलि लेना। इसलिए बखमुत में उनसे लड़ना यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहा है। बखमुत में पुलिस ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को मैदान में उतारा हुआ है और यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि वैगनर ग्रुप से लड़ना ज़ॉम्बियों से लड़ने जैसा है। फिल्मों और कहानियों में ज़ॉम्बी वो किरदार होता है जो असल में मर चुका होता है, लेकिन उसमें जादू टोना करके जान फूकी जाती है और फिर उससे मनमाफिक हर शैतानी काम कराया जाता है।
और बखमूत और उसके आसपास के इलाके में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों का कहना है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी ज़ॉम्बी की तरह ऐसे ऑपरेट करते हैं जैसे पुतिन के गुलाम हो, क्योंकि उन्हें न तो मरने का डर है न ही मार डालने का। यूक्रेन के जवानों ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके झुंड में शिकार करते हैं। एक लड़ाके को मारो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। लड़ते लड़ते यूक्रेन के सैनिकों की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप के लड़ाके खत्म नहीं होते। यूक्रेन के सैनिक बंदूक चला चला कर पागल हो जाते हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप के लड़ाके गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जिस पागलपन की हद तक जाकर लड़ रहे हैं, उससे उन्हें पक्का विश्वास है कि वो अपने होश में होते ही नहीं। उन्हें ड्रग्स देकर जंग के मैदान में लड़ने के लिए भेजा जाता है। इधर हाथरस कांड के बाद हिंसा फैलाने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन जेल से बाहर आ गए। यूपी पुलिस ने उन्हें 2.5 साल पहले गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो करीब 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 5 अक्टूबर साल 2020 को मथुरा टोल प्लाजा से PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने और हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आशंका है कि पुतिन की फौज जल्द ही पूर्वी यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। जेलेंस्की के मुताबिक जंग को 1 साल पूरा होने वाला है, इसलिए पुतिन 24 फरवरी को बड़ा हमला कर सकते हैं। और उनका यह भी मानना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा जो कि पूर्वी यूक्रेन में हो सकता है। इसीलिए जेलेंस्की ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रह रहे लोगों को कहा है कि वो जितना जल्दी हो सके इलाके को खाली कर दें, क्योंकि पुतिन के सैनिक कभी भी वहां हमला कर सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन के लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें बंकरों में ले जाए जाने की भी खबरें हैं। वहां लोगों में लगातार दहशत बढ़ रही है, क्योंकि हर थोड़ी देर में पूर्वी यूक्रेन में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि रूस की तरफ से घातक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। ऐसे में जेलेंस्की ने भी यूक्रेन की सेना को मजबूत करने की तैयारी कर ली, क्योंकि लुहांस्क के गवर्नर ने यह जानकारी दी कि वहां लगातार रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बड़े रूसी हमले की आशंका जताई। लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले हिस्सों के पास मौजूद घरों से लोगों को निकाल रही है, ताकि वो लोग रूसी सैनिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी को यूक्रेन के प्रशासन तक न पहुंचा सके। ऐसे में आशंका है कि जिस तेजी से रूसी सैनिकों की लुहांस्क में संख्या बढ़ रही है, पुतिन के सैनिक 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इधर कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि बाजार बंद होते वक्त सेंसेक्स हरे निशान पर और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुआ, लेकिन सुबह जब कारोबार शुरू हुआ तो सेंसेक्स के साथ निफ्टी में भी तेजी दिखी। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 224 अंक बढ़कर 59,932 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ 17,610 पर बंद हुआ। उधर लॉरेंस गैंग पर राजस्थान की सियासत गर्मा गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में खुलेआम फायरिंग और फिरौती के मामले बढ़ गए, जिसमें लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा का नाम सामने आया। वो राजस्थान में लॉरेंस गैंग का काम देखता है और रोहित गोदारा पर ही जयपुर के क्लब में फायरिंग करवाने का आरोप लगा था। यही नहीं, क्लब में खुलेआम गोलियां चलने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक कारोबारी से फोन पर 2 करोड़ की फिरौती मांग ली गई। राजस्थान में ये सारी घटनाएं चुनावी साल में हुई और गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बन गई। या यूं कहें कि गहलोत के सामने लॉरेंस गैंग एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान बहुत ही बुरी स्थिति में है। हालांकि गहलोत के मंत्रियों ने सब ठीक होने का दावा किया। इस बार पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और गिरफ्तार किया मुलजिमों को। पिछले 72 घंटों में लॉरेंस गैंग ने राजस्थान, खासकर उसकी राजधानी जयपुर में उथल पुथल मचा दी है। राजधानी में हुई इन घटनाओं ने गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। नतीजा ये हुआ कि सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी के हाथ एक और मुद्दा लग गया। इस बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया को मिलिट्री ड्रिल से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन बौखला गए। एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर आसमान में सैन्य अभ्यास किया था और उसके जरिए उत्तर कोरिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। इस मिलिट्री ड्रिल का जो वीडियो दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, उसमें अमेरिका के खतरनाक B-1B बॉम्बर, F-22 लड़ाकू विमान और F-35 फाइटर जेट एक साथ आसमान में उड़ान भरते दिखे। इस ड्रिल के बाद दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि वो किम की परमाणु और मिसाइल अटैक की धमकी से डरने वाला नहीं है और उसे जवाब देने के लिए तैयार है। जिसके अगले ही दिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर किम की बौखलाहट देखने को मिल गई। उत्तर कोरिया के शासक ने 24 घंटे भी नहीं लगाए और चेतावनी दी कि इस तरह के सैन्य अभ्यास करके अमेरिका हालात को खतरे की तरफ लेकर जा रहा है और ये धमकी दे डाली कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की इस मिलिट्री ड्रिल का उत्तर कोरिया बदला लेकर रहेगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका के ऐसे कदम युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि उत्तर कोरिया अमेरिका से मुकाबला करने को तैयार है और वो अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब देगा।
इधर बिहार के आईएएस अधिकारी के पाठक का डिप्टी कलेक्टर के लिए गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ बासा यानी बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने मोर्चा खोल दिया और आईएएस अधिकारी के पाठक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए पटना के सचिवालय थाने में आवेदन दे दिया। के पाठक पर बैठक के बीच में डिप्टी कलेक्टर के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप है। डिप्टी कलेक्टर इसी वीडियो के वायरल होने पर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भड़क गया और सरकार से के पाठक को बर्खास्त करने की मांग के साथ थाने भी पहुंच गया। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान सख्ती की वजह से एक अधिकारी की मौत का आरोप भी उन पर लग चुका है। और एक बार फिर आईएएस अफसर के पाठक पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहने का इल्जाम लगा। हालांकि उनका ये वायरल वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई। जो हमने कहा है कि सुसंगत धाराओं के तहत इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाए। यही नहीं, सुबह बिहार प्रशासनिक सेवा संघ से जुड़े सभी अधिकारी काला बिल्ला लगाकर विरोध भी करेंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा, जिससे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बाहर हो गए क्योंकि उन्हें पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोट लग गई थी। हालांकि वो दिल्ली में 17 फरवरी को होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे। इस बीच पाकिस्तान के पेशावर मस्जिद धमाके में आईएसआई का नाम आने से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस का गुस्सा भड़क गया। 30 जनवरी को मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें ज्यादातर पुलिस के जवान थे, क्योंकि वो मस्जिद पेशावर के पुलिस लाइंस इलाके में मौजूद थी, जहां दोपहर की नमाज के लिए करीब 400 पुलिसकर्मी जमा हुए थे। तभी एक जोरदार धमाके ने वहां शवों का अंबार लगा दिया और अब खबर है कि उस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था, जिसका पता चलते ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस आईएसआई के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। खून का हिसाब दो, खून का हिसाब दो। पेशावर से आई तस्वीरों में एक सड़क पर पोस्टर और पाकिस्तान का झंडा लेकर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान प्रदर्शन करते दिखे और ये धमकी भी दी कि पेशावर मस्जिद आतंकी हमले की सही तरीके से जांच नहीं की गई तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पुलिस वाले सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इस बीच पेशावर पुलिस ने टीटीपी के आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की, जिसमें धमाके से कुछ देर पहले वो आतंकी एक मोटरसाइकिल से मस्जिद के अंदर जाता दिखाई दिया। पेशावर पुलिस की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई उनमें टीटीपी का आत्मघाती हमलावर पुलिस की वर्दी में नजर आया। मतलब उसने मस्जिद के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है टीटीपी के उस आतंकी की वहां अच्छी तरह से जांच नहीं की गई थी और इसी वजह से वो मस्जिद के अंदर आसानी से दाखिल हो गया था। इधर दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। ईडी ने चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं किया और उनकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ समन्स जारी कर दिए, जिसमें विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनोय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा का नाम शामिल है। कोर्ट अब इस मामले पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगी। उधर खबर है कि फ्रांस की तरफ से रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिराज 2000C लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि फ्रांस से यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए मिराज 2000C फाइटर जेट मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 4 दिन पहले यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया गया था। जिसके बाद ये खबरें तेज हो गई हैं कि फ्रांस यूक्रेन को मिराज 2000C जल्द ही दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चौथी पीढ़ी का मिराज 2000C फ्रांस का अपना फाइटर जेट है, जबकि नियमों के तहत F-16 की सप्लाई के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि F-16 लड़ाकू विमान को अमेरिका ने बनाया है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई कि फ्रांस यूक्रेन को जो फाइटर जेट देगा वो मिराज 2000C होंगे, लेकिन उसका नया नहीं पुराना वर्जन। खबर है कि फ्रांस अपनी वायुसेना से कोई समझौता नहीं करना चाहता, इसीलिए वो यूक्रेन को फाइटर जेट तो देगा, लेकिन वो जिन्हें वो पिछले साल रिटायर कर चुका है, और वो लड़ाकू विमान है मिराज 2000C। पिछले साल 23 जून को फ्रांस की वायुसेना के बेड़े से 106 मिराज 2000C को रिटायर कर दिया गया था और सिर्फ 66 मिराज 2000D छोड़े गए थे ताकि आसमान से जमीन पर मौजूद दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया जा सके। अगर यूक्रेन को फ्रांस से मिराज 2000C मिल जाते हैं तो उसकी सेना रूस के सैनिकों पर लेजर गाइडेड बम की आसमान से बरसात कर सकेगी। इधर बिहार में बेतिया के करीब चलती ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। रक्सौल से दिल्ली आ रही सत्याग्रह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे अलग हो गए और इंजन के साथ 7 बोगियां आगे बढ़ गईं, जिसे करीब 200 मीटर बाद ही रोक दिया गया। लेकिन कुछ देर के लिए यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखा। आधे घंटे के भीतर अलग हो चुकी बोगियों को दोबारा जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में सड़क पर डांस करने पर एक लड़के और लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वहां की अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुना दी।
और आरोप है कि वो लड़की बिना हिजाब पहने आजादी टावर के पास उस लड़के के साथ डांस कर रही थी, जो कि उसका मंगेतर बताया गया। उन दोनों ने ही अपने डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए ईरान की एक अदालत ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करने और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी। इस बीच अमेरिका ने इतनी शातिर चाल चल दी कि चीन गुस्से से फट पड़ा। बाइडेन ने चीन के पास मौजूद फिलीपींस को ऐसा साधा कि उसने अपने 4 नए सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना को उतारने की मंजूरी दे दी। अमेरिका और फिलीपींस की इस डील ने चीन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अब अगर चीन ताइवान पर हमला करने के बारे में सोचेगा भी तो अमेरिका को तुरंत भनक लग जाएगी, क्योंकि अमेरिका की सेना चीन के बिल्कुल बगल में आकर तैनात होगी। इससे अमेरिका गिद्ध की तरह चीन पर नजर रख सकेगा और वहां चीन ने चाल चली नहीं कि उसकी काट अमेरिका के पास पहले से तैयार होगी। अमेरिका पिछले कुछ वक्त से चीन पर नजर रखने के लिए फिलीपींस में अपनी सेना के लिए बेस तलाशने में लगा हुआ था और आखिरकार उसकी कूटनीतिक काम कर गई। नए करार के बाद अब फिलीपींस के कुल 9 सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना तैनात हो सकेगी। वहां ज्वाइंट ड्रिल कर सकेगी, रनवे, ईंधन स्टोरेज और दूसरे जरूरी कामों के लिए फिलीपींस के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगी। वैसे तो अमेरिका और फिलीपींस के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन ताइवान का मुद्दा गरमाने के बाद से अमेरिका उससे तेजी से करीबी बढ़ाने में लगा है। और हाल ही में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल भी बढ़ाई है, ताकि चीन को उसके इलाके में ही कैद कर दिया जाए। इसलिए अमेरिका ताइवान को चीन से बचाने के लिए उसकी किलेबंदी में लगा है। ताइवान के उत्तर में तो अमेरिका के पास पूरा सपोर्ट है, क्योंकि ताइवान के उत्तर में जापान है, जो कि अमेरिका का दोस्त है और चीन दोनों का ही दुश्मन है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर धावा बोला तो अमेरिका और जापान दोनों ताइवान को बचाने के लिए उसके उत्तर में अपनी जान लगा देंगे। लेकिन अगर चीन ने ताइवान के दक्षिण से हमला किया तो शायद अमेरिका कुछ न कर पाए, क्योंकि वहां अमेरिका की कोई खास मौजूदगी नहीं है। यहीं पर पिक्चर में आता है फिलीपींस, वो ताइवान के दक्षिण में ही है। इसलिए अमेरिका फिलीपींस में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर ताइवान के दक्षिण में भी अपनी कमजोर कड़ी को मजबूत करना चाहता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिलीपींस में अपनी सेना को जमाकर अमेरिका का एक और मकसद साधने का इरादा है, और वो है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपनी मनमानी से पूरी दुनिया के सिर में दर्द किया हुआ है, और फिलीपींस के पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर है। इसलिए फिलीपींस को अपने पाले में करके अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधना चाहता है। मगर दिक्कत यह है कि फिलीपींस की सेना कमजोर है और जंग में कमजोर साथी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता और फिलीपींस के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ाने में लगा है। लेकिन फिलीपींस में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ाने का फैसला फिलीपींस के लोगों को ही रास नहीं आया और राजधानी मनीला में दर्जनों लोग मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा जलाकर उस पर अपना गुस्सा निकाला और अमेरिका को फिलीपींस से दूर रहने की धमकी दे डाली। इधर आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी नेता और पूर्व सांसद वेन्ना बालाकोटी रेड्डी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि कुछ बदमाश उनके घर में घुस आए और उन पर गोलियों से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों को तलाश करने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। उधर दिल्ली के नारायणा इलाके में एक कार को बचाने के चक्कर में एक बस सबवे में जा घुसी। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए, जबकि उस बस को काफी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से बस को सबवे से निकाला गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार दोनों लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने लीक हुए दस्तावेज का हवाला देकर रूस के एक बड़े प्लान का पर्दाफाश किया। दावा किया गया कि रूस पिछले साल ही पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की फिराक में था, और अगर पुतिन का यह प्लान कामयाब हो गया होता तो उनकी नजर यूक्रेन के सभी बड़े उद्योगों पर थी। यानी रूस यूक्रेन की आर्थिक ताकत छीनना चाहता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन 2022 में ही यूक्रेन के सभी इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते थे। इसके साथ ही दावा किया गया कि यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूसी सेना का एक मैप भी सामने आया, जिसमें खार्किव, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया समेत कई इलाके रूसी सेना के कंट्रोल में दिखाए गए। और इसी के जरिए ये आरोप लगाया गया कि अगर पुतिन का सपना साकार हो गया होता तो इस पूरे इलाके में मौजूद यूक्रेन के तमाम बड़े उद्योगों को वो सीज कर देते, ताकि यूक्रेन की कमाई रोककर उसे तगड़ा झटका दिया जा सके। क्योंकि पुतिन पर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने काला सागर को घेर कर वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को रोक दिया था, जिससे यूक्रेन दूसरे देशों को चीजें सप्लाई नहीं कर सका। और फिर धीरे धीरे यूक्रेन का कारोबार ठप पड़ गया, क्योंकि यूक्रेन काला सागर से न सिर्फ बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात करता है, बल्कि वहां से कई दूसरी चीजें भी एक्सपोर्ट करना उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा है। इसीलिए ब्रिटेन के मीडिया ने आरोप लगाया कि काला सागर के बाद पुतिन की नजर यूक्रेन के दूसरे बंदरगाहों पर थी, जिसके लिए उन्होंने उन इलाकों को चुना जहां यूक्रेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं
हालांकि दावा किया गया कि जेलेंस्की की फौज ने जोरदार पलटवार कर पुतिन के इस प्लान पर पानी फेर दिया। इधर बिहार के नालंदा में परीक्षा केंद्र में मनीष शंकर नाम का छात्र अचानक बेहोश हो गया। बताया गया कि जिस केंद्र में उसे परीक्षा देनी थी वहां सैकड़ों छात्राओं के बीच वो अकेला छात्र था और जिससे वो घबराकर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लड़का हुआ, इसका घबराहट हो गया, बेहोश टाइप हो गया। बताया गया कि छात्र ने परीक्षा के फॉर्म में गलती से खुद को लड़के की जगह लड़की बता दिया था, जिसकी वजह से उसका नाम छात्राओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र पर चला गया। उधर परमाणु बम जैसी ताकत रखने वाला नाखून से भी छोटा कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया के न्यूमन में मिल गया। इस कैप्सूल में सीजियम 137 होने के कारण इसके खोने से एक हफ्ते से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ था और उसे ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों की फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस की टीमें लगी हुई थी, जिनकी मेहनत रंग लाई। बताया जा रहा है कि उन्हें सीजियम 137 से लैस ये कैप्सूल न्यूमन शहर में सड़क से करीब 7 फीट दूर गिरा मिला। खतरा इस बात का था कि छोटा सा ये कैप्सूल बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, क्योंकि उसमें सीजियम 137 मौजूद है, जो कि भारी मात्रा में खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है, जिसकी चपेट में आने से त्वचा जल सकती है और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। और यही वजह थी कि जब से इस कैप्सूल के गायब होने का पता चला, उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया गया। 12 जनवरी को इस कैप्सूल को एक ट्रक के जरिए पर्थ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो कहीं गायब हो गया। बताया गया कि 8 मिलीमीटर लंबे इस कैप्सूल का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस की टीमें कुछ खास उपकरणों से लैस एक गाड़ी लेकर निकली थी, जो उसी रास्ते से गुजरी जिससे वो ट्रक पर्थ पहुंचा था। यानी कि 1400 किलोमीटर लंबे रास्ते में परमाणु बम जैसी ताकत रखने वाले इस कैप्सूल को ढूंढा गया। दावा किया गया कि उन्हीं उपकरणों की मदद से सड़क किनारे गिरे इस कैप्सूल का पता लगाया जा सका। हालांकि कैप्सूल को पर्थ ले जाने से पहले एक रात न्यूमन में ही रखा गया और उसके चारों तरफ 20 मीटर का घेरा बना दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रशासन ने हुर्रियत नेता काजी यासिर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि उन्होंने अवैध तरीके से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाया था और इसी पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसे ढहा दिया। बताया गया कि हुर्रियत नेता काजी यासिर ने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर फिर से छापे पड़े। पिछले साल नवंबर के महीने से बाइडेन के घर और दफ्तर पर छापे पड़ रहे हैं। वहां से कई गोपनीय दस्तावेज भी मिले और ये सिलसिला अब भी जारी है, क्योंकि FBI ने बाइडेन के घर पर फिर से छापे मारे। हालांकि इस बार उनके घर से कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के घर पर बार बार होने वाली FBI की रेड सवाल खड़े करती है। ये बात खुद बाइडेन भी जानते हैं। हालांकि वो इस मामले को हंसकर टाल चुके हैं। इस बार की रेड के बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी छापेमारी पर नपी-तुली प्रतिक्रिया दी। I think we've been pretty transparent from the very beginning with providing information as it occurs throughout this process. बाइडेन के कार्यालय के अधिकारी लाख दिखा लें कि सब ठीक है, लेकिन वो भी जानते हैं कि बाइडेन के घर पर छापे पड़ना कोई मामूली बात नहीं है। कम से कम तब तो बिल्कुल नहीं जब बाइडेन और ट्रंप के घरों पर रेड कुछ दिनों के अंतर पर हुई हो। ट्रंप तो बाइडेन पर सच छिपाने का आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन बाइडेन जांच में सहयोग का भरोसा देकर बात को टाल देते हैं। इधर मध्य प्रदेश के ओरछा में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शराब की एक दुकान को हटवाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने दुकान के बाहर गायों को बांधकर उन्हें चारा खिलाया और ओरछा में राम राजा मंदिर के बाहर बनी शराब की दुकान को हटाने की मांग की। उन्होंने लोगों से शराब की जगह दूध पीने की भी अपील की। मेरी अपील है, शराब छोड़ो, दूध पियो। उमा भारती ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 फरवरी को भारत की पहली गौ अदालत लगाने का भी ऐलान किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में ब्रिटेन खुद हथियारों की कमी से जूझने लगा। ब्रिटेन ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के लिए एक बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे को पूरा करने के चक्कर में ब्रिटेन अपनी सेना को दिए गए कई हथियार वापस ले रहा है, जिनमें AS-90S टैंक भी शामिल हैं। पश्चिमी मीडिया ने रिपोर्ट छापी कि यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी सेना से सभी 30 AS-90S टैंक वापस ले लिए हैं, जिसके बाद उसकी सेना के पास ऐसे एक भी टैंक नहीं बचे हैं। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के ये कदम उसकी सेना को लगातार कमजोर कर रहे हैं। हालांकि वहां के कई बड़े अधिकारियों ने दलील दी कि यूक्रेन को पुराने हथियार देने से यूके की सेना को और आधुनिक बनाने का मौका मिलेगा। वहीं दावा है कि हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने नए हथियारों की तलाश भी शुरू कर दी है। उधर थाईलैंड में वायु प्रदूषण बढ़ने से हालात इस कदर बिगड़ गए कि सरकार ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दे दी, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की एयर क्वालिटी दुनिया के खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। थाईलैंड के शहरों में लोगों ने प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन की शिकायत भी की।
ऐसे में वहां की सरकार ने लोगों को जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी। इधर दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में पिता की हत्या के आरोप में एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि उसने अपने पिता की हत्या किस वजह से की, इसका पता नहीं चल सका। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों की आवाज दबाने के लिए वहां की सेना ने जबरन मौलानाओं से फतवा जारी करवाया था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान के लोग सेना के जुल्म के खिलाफ जमकर आवाज उठाने लगे थे, जिसके बाद पाकिस्तान के धर्मगुरुओं की तरफ से एक फतवा जारी किया गया था। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने धर्मगुरुओं से जबरन वो फतवा जारी करवाया था और उस फतवे में ये कहा गया था कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि यह फतवा इसलिए जारी करवाया गया था क्योंकि पाकिस्तान के लोग धर्मगुरुओं पर न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि उनके फतवों का पालन भी करते हैं, और इसी वजह से जनरल मुनीर ने यह चाल चली थी। पाकिस्तान की इस करतूत का पता तब चला जब जमीयत उलमा इस्लाम के नेता मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख का चेहरा बेनकाब कर दिया। और अपने इस वीडियो में अब्दुल रऊफ फारूकी ने यह आरोप लगाया कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने घर बुलाकर मौलवियों से फतवे पर दस्तखत करवाए थे। उनमें कुछ ने लालच में आकर दस्तखत किए थे, जबकि कई मौलवियों को जनरल मुनीर ने डर दिखाकर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया था। वीडियो में जमीयत उलमा इस्लाम के नेता मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी ने यह भी बताया कि मौलवी समीउल हक को फतवे पर दस्तखत करने के लिए आर्मी चीफ ने देर रात अपने घर बुलाया था। रात 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मौलाना समीउल हक साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आमादा करने की कोशिश की। मौलाना फारूकी का दावा है कि मौलवी समीउल हक ने जनरल मुनीर के कहने के बाद भी फतवे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिससे आसिम मुनीर गुस्से से तिलमिला गए और उन्होंने मौलवी समीउल हक को कड़ी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। हालांकि बाद में सेना ने दबाव डालकर दूसरे मौलानाओं से फतवा जारी करवा दिया था। और आरोप है कि फतवे की आड़ में इमरान खान की पार्टी की नेता शानदाना गुलजार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास मौजूद है। सेना और सरकार के खिलाफ बोलने के आरोप में वहां के एक पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी के इस वीडियो के वायरल होने से आसिम मुनीर विवादों में घिर गए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उस फतवे को ढाल बनाकर पाकिस्तानी सेना कड़ी कार्रवाई करने वाली है, ताकि आम लोगों में दहशत फैल सके। लेकिन जनरल मुनीर की इस करतूत के सामने आने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने सेना के खिलाफ भी विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उधर मिस्र के काहिरा में एक अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिससे वहां हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। हालांकि अस्पताल में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। इधर भारत ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मंदिरों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की 3 घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं पर नाराजगी जताई। स्ट्रांगली कंडेम सच अटैक। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले का आरोप खालिस्तान समर्थकों पर लगा था। इसी तरह कनाडा में भी मंदिरों पर हमले के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जा रहा है। इधर राजस्थान के धौलपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने एक टीचर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर यह हमला किया गया, जिसमें उस आदमी ने उस टीचर के घर पर कई गोलियां दागी। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग आते दिखे, जिनमें एक के हाथ में बंदूक नजर आई। जैसे ही उन्हें आसपास कोई नहीं दिखा, उनमें एक ने वहां मौजूद एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद वो हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग February 9 PM। कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना खाली हो चुका है। मतलब ये कि अगर ईरान जुर्माना वसूलने पर अड़ गया तो पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी, और ये बात वहाँ के लोग भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसीलिए वो अपनी सरकार को बुरी तरह कोस रहे हैं। बात करें सर इंडिया की गवर्नमेंट की, तो क्या आपको लगता है वो हमारे गवर्नमेंट से बेहतर है? बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज सरकार से ज्यादा भरोसा भारत की सरकार पर दिखाया। उनके मुकाबले में इस तरह हम खड़े हो सकते हैं, हमारी लीडरशिप सही हो। पाकिस्तान के लोगों में ईरान की धमकी का असर भी दिखाई दिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था,
आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां के लोगों के सामने भूखे पेट सोने की नौबत। आटे की किल्लत तो पहले से थी, अब दूध और सब्जियां भी लोगों की पहुंच से बाहर चली गईं। अब तो वहां की सरकार ने भी मान लिया कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहां तक कि मरियम नवाज ने इमरान खान समेत 5 लोगों को इन हालात का कसूरवार भी बता दिया, जिस पर पाकिस्तान में सियासी बवाल खड़ा हो गया। मतलब ये कि डूब रहे पाकिस्तान को बचाने के बजाय पाकिस्तान के नेता एक दूसरे को घेरने में लग गए। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की हालत के लिए इमरान खान को कसूरवार बताया। आज गरीब भी भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है, हुकूमत भी भुगत रही है और हम सारे भुगत रहे हैं। मरियम नवाज 4 महीने बाद लंदन से पाकिस्तान लौटी। 4 महीने से वो लंदन में अपने पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ थी, लेकिन आते ही उन्होंने पाकिस्तान में सियासी जंग शुरू कर दी। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को उन्होंने नई लड़ाई में धकेल दिया। और अब वहां पाकिस्तान को कंगाली से निकालने की कोशिश होती नहीं दिख रही, बल्कि नेता अपना कुर्ता साफ रखने में जुटे हैं। मरियम नवाज के भाषण से साफ हो गया कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है, जो उन्होंने अपने भाषण में खुद मानी। महंगाई और कंगाली की हालत पर पाकिस्तान की बेबसी उनके भाषण से साफ हो गई। गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है, मुझे एहसास है। लेकिन मरियम नवाज ने ऐसे हालात के लिए 5 लोगों को दोषी बताया। इनमें पहला और सबसे बड़ा नाम इमरान खान का है। दूसरा नाम उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार का बताया और तीसरा नाम उन्होंने बताया आसिफ सईद खोसा का। ये भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जबकि मरियम ने 2 और लोगों को दोषी बताया जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया। मरियम का दावा तो यह है कि ये 5 लोग मिलकर पाकिस्तान को लंबे वक्त तक अपनी मुट्ठी में बंद रखने की तैयारी कर चुके थे। और शहबाज शरीफ की अगुवाई में चल रही पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का दावा यह है कि इमरान खान की नीतियों के कारण पाकिस्तान कंगाल हुआ। शहबाज शरीफ ने पिछले साल 11 अप्रैल को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी और उससे पहले तक इमरान खान सरकार चला रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के करीब 9 महीने बाद शहबाज शरीफ को पता चला कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिस जहाज पर शहबाज शरीफ कप्तान बनकर बैठे उसमें छेद हो चुका है और वो लगातार डूब रहा है। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान का मीडिया भी सरकार को कोसने से पीछे नहीं हट रहा। कभी डॉलर महंगा होने का बहाना तो कभी IMF से मुज़ाकरात कामयाब ना होने का रोना। हुकूमत है कि महंगाई कंट्रोल करने से कासिर है। पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पर फिलहाल एक ही खबर है और वो खबर है रोज मर रही पाकिस्तान की जनता की। सब्जी मंडी से भी रिलीफ नाम की हर चीज गायब। सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियों के दाम बढ़ गए। लेकिन कोई पिस रहा है तो वो है पाकिस्तान की जनता, जिसके लिए महंगाई के कारण जीना मुश्किल हो चुका है। और इससे बिल्कुल बेपरवाह पाकिस्तान की सरकार वहां रोजाना महंगाई का कोई नया बम लोगों पर फोड़ने से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तान की सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर IMF को हर हाल में खुश करना ताकि बेल आउट पैकेज मिल पाए। लेकिन बेल आउट पैकेज के चक्कर में पाकिस्तान की जनता का बेड़ा गर्क हो गया। घर के राशन का खर्च निकालने के लिए एक आदमी अपनी नई मोटरसाइकिल बेचने निकल पड़ा। ये खबर खुद पाकिस्तान के ही न्यूज चैनलों ने दिखाई। तो भाई आप क्या कोई नौकरी नहीं करते? नौकरी करते हैं, गुजारा ही नहीं होता। एक सरकारी दफ्तर का वीडियो वहां बुरी तरह वायरल है। एक ट्रांसजेंडर इस वीडियो में डांस करता दिखा। दावा यह किया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर की कोशिश राशन खरीदने के लिए सरकारी अधिकारियों से आर्थिक मदद लेने की थी, लेकिन उसे नाचने पर मजबूर किया गया। राशन देने के लिए उसे डांस करने पर मजबूर किया गया। लेकिन इस वीडियो के इंटरनेट पर आते ही पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया। ऊपर से पाकिस्तान को IMF की टीम ने बुरी तरह नचाकर रख दिया। खबर है कि IMF की टीम के सामने पाकिस्तान सरकार की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। जो दस्तावेज पाकिस्तान सरकार ने IMF के सामने पेश किए उनमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यानी गुणा और जमा तक भी गलत किया गया था।
और आईएमएफ के अफसरों का मानना है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की यह गलती जानबूझकर की गई। गलत हिसाब किताब के जरिए पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आईएमएफ के अफसरों ने गलती पकड़ ली और उसके बाद पाकिस्तान सरकार की क्लास लगा दी। 9 फरवरी तक आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन ऐसा लगने लगा कि आईएमएफ से मदद की पाकिस्तान की सारी उम्मीदें पहले ही टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के अफसरों ने खातों में ऐसी गलती की जो बच्चे भी नहीं करते। पाकिस्तान की कोशिश आईएमएफ को ये समझाने की है कि वो कर्ज को लौटा सकता है। कई जरूरी चीजों के दाम पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान सरकार ने बढ़ाए भी हैं, लेकिन आईएमएफ के अधिकारियों को नहीं लगता कि पाकिस्तान कर्ज लौटा भी पाएगा। ऊपर से पता चला है कि पाकिस्तान की हालत जितनी खराब दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। महंगाई के नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार तो खाली ही हो चुका है। क्योंकि जिस 360 करोड़ डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की बात पिछले 15 दिन से हो रही है, वो भी पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के खजाने में ये रकम यूएई और सऊदी अरब से मिला हुआ कर्ज है, जिसे वो चाहकर भी खर्च नहीं कर सकता। ये रकम पाकिस्तान को लौटानी थी, जिसे लौटाने में वो आनाकानी कर रहा है। इसीलिए पिछले कई दिनों से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 360 करोड़ डॉलर पर है। न कम हो रहा है न बढ़ रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि कंगाल पाकिस्तान के पास डॉलर बचा ही नहीं है। ऊपर से महंगाई के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई दर 27.6% दर्ज की गई। 1975 के बाद ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। अमेरिका ने चेतावनी दी कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए वो सेना का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बात का इशारा खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुबई के न्यूज चैनल अल अरबिया को दिए एक इंटरव्यू में किया, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगना किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा और इसीलिए अमेरिका उसे रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि उन्होंने खुलकर मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि ईरान के खिलाफ सारे विकल्प खुले हुए हैं। मतलब ये कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिकी सेना वहां धावा बोल देगी। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह से ईरान को धमकाया हो। इससे पहले भी इजरायल के गुहार लगाने के बाद अमेरिका ने ईरान को सख्त लहजे में ये संदेश दिया था कि वो परमाणु बम का सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि इजरायल ने अमेरिका से ईरान को रोकने के लिए मदद मांगी थी। साथ ही उसने ये दावा किया था कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। इसके बाद अमेरिका अब ईरान को अपनी सेना का डर दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका की ये धमकी रूस को हजम नहीं हुई और उसने अमेरिका को खरी खोटी सुना दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका और इजरायल ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जो ईरान को गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दें, ताकि बाद में दोनों मिलकर ईरान पर हमला बोल सकें और दुनिया को ये बता सकें कि उनके हमले के लिए खुद ईरान जिम्मेदार है। लेकिन रूस ने ये बता दिया कि वो ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा है, क्योंकि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही रूस और ईरान की नजदीकी बढ़ गई। ईरान से ड्रोन लेकर ही रूस यूक्रेन पर कहर ढा रहा है। ऐसे में ईरान को कोई खरोंच आई तो उसका असर रूस पर भी पड़ेगा। इधर राजस्थान के धौलपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने एक टीचर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर यह हमला किया गया, जिसमें उस आदमी ने उस टीचर के घर पर कई गोलियां दागी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग आते दिखे, जिनमें एक के हाथ में बंदूक नजर आई। जैसे ही उन्हें आसपास कोई नहीं दिखा, उनमें एक ने वहां मौजूद एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर घर में मौजूद एक लड़की गेट खोलकर देखने पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि फायरिंग उसके घर पर हुई, वो डर गई और उसने आनंद फानंद में गेट को बंद कर दिया। इसके बाद वहां दहशत फैल गई और घर में मौजूद सभी लोग छिपने के लिए ठिकाना ढूंढने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी। गेट टूटा है और बच्ची बाल बाल बच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच दिल्ली की तिहाड़ जेल में छापेमारी के दौरान जेल प्रबंधन ने कई मोबाइल फोन और चाकू बरामद किए, जिन्हें कैदियों ने अपने पास छिपाकर रखा था। और छापेमारी में मिले इन मोबाइल फोन और चाकुओं को जेल प्रबंधन ने जब्त कर लिया। खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत कई दूसरे गैंगस्टरों के तिहाड़ जेल में बंद गुर्गों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कैदियों के पास ये फोन और चाकू कहां से आए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में छिपे खजाने को हासिल करने के लिए ही पिछले 11 महीनों से ये जंग चल रही है और जिस खजाने के लिए ये युद्ध हो रहा है उसका नाम टाइटेनियम है।
क्योंकि टाइटेनियम वो पदार्थ है जिसके बिना किसी भी देश की सेना पूरी तरह बेकार हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में इसका बड़ा भंडार छिपा है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इस अनमोल खजाने को हासिल करने के लिए ही ये जंग छिड़ी हुई है। पिछले साल जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था तो ये अनुमान लगाया गया था कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन रूस के सामने हार मान लेगा, लेकिन युद्ध अब भी जारी है। हालांकि अब तक यही समझा जा रहा था कि यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की जिद ही जंग की वजह है। लेकिन एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यूक्रेन में टाइटेनियम का बड़ा भंडार है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। जबकि जंग में जीत के लिए पुतिन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि किसी भी कीमत पर यूक्रेन में छिपे टाइटेनियम पर पश्चिमी देशों का कब्जा न हो सके। टाइटेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज, टैंक, मिसाइल और दूसरे हथियारों को बनाने में होता है, जो बड़ी मात्रा में यूक्रेन में मौजूद है, जिस पर अमेरिका की काफी लंबे समय से नजर है। अगर ये खजाना अमेरिका को मिल गया तो वो रूस और चीन से काफी आगे निकल जाएगा। इसी वजह से अमेरिका जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है, क्योंकि उसकी जीत के बाद वो आसानी से यूक्रेन से इस अनमोल खजाने को हासिल कर सकेगा, जबकि रूस भी इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता। और इसीलिए हर हाल में पुतिन यूक्रेन की जंग जीतना चाहते हैं। यूक्रेन की गिनती दुनिया के उन 7 देशों में होती है जहां टाइटेनियम का भंडार है। चीन और रूस में भी टाइटेनियम का अच्छा खासा उत्पादन होता है, जबकि टाइटेनियम के उत्पादन में अमेरिका काफी पीछे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2022 में 2,31,000 टन टाइटेनियम का उत्पादन किया था, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 57% है। चीन के बाद जापान 17% के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि रूस 13% के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पर अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने वहां की सरकार के साथ चर्चा करके लिया, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में $5 के करेंसी नोट से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर हटा दी जाएगी। हालांकि नए नोट को डिजाइन करने और छापने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में नए नोट जारी होने तक ऑस्ट्रेलिया में पुराने नोट चलते रहेंगे। इधर कांग्रेस की संसद में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश को झटका लगा, क्योंकि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की जो बैठक बुलाई, उसमें कई पार्टियां शामिल नहीं हुई, जिनमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा केसीआर की पार्टी बीआरएस, आरएलडी और जेडीएस ने बैठक से दूरी बनाई। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की संसद में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में 23 पार्टियों को न्योता दिया था, जिनमें केवल 16 के नेता ही बैठक में आए। बाकी नदारद रहे, जिनमें वो नेता शामिल हैं जो तीसरा मोर्चा बनाने की जोड़ तोड़ में लगे हैं और तेलंगाना के खम्मम में एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस को अब भी विपक्ष के एकजुट होने की उम्मीद है। करते हैं कि जो देश को बचाना चाहते हैं वो विपक्ष जरूर आएगा, जरूर आएगा। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब संसद, कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियों ने उससे दूरी बनाए रखी और फिलहाल वो कम होती नजर नहीं आ रही। और अगर 2024 तक यही हाल रहा तो केंद्र में बीजेपी की तीसरी जीत की जमीन तैयार हो सकती है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी के बाद इमरान खान के एक और करीबी शेख रशीद को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे शेख रशीद आवामी मुस्लिम लीग के मुखिया हैं। शेख रशीद को इमरान खान का बेहद खास बताया जाता है और इसी वजह से इस्लामाबाद में हुई शेख रशीद की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही लाहौर पहुंची, वहां बवाल खड़ा हो गया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कार्यकर्ता जवान पार्क इलाके में मौजूद इमरान के घर के बाहर जमा हो गए। शेख रशीद की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे पीटीआई कार्यकर्ताओं ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस बीच इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए शेख रशीद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। ये घरों में दाखिल हुए, सीढ़ियां लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है। हालांकि पुलिस ने इमरान के करीबी शेख रशीद के आरोपों से इनकार कर दिया और दावा किया कि शेख रशीद को उनके घर से नहीं बल्कि इस्लामाबाद के एक एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया उन्होंने शराब पी रखी थी और पुलिस ने दावा किया कि इसी वजह से गिरफ्तारी के वक्त वो पुलिस वालों से भिड़ गए। इसके बाद शेख रशीद को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां से आए एक वीडियो में उनके हाथ हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी वो सिगार का धुआं उड़ाते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना भी साधा। इनकी वो गरीब लोग ठुकाई करेंगे कि इनको पाकिस्तान से भागने की फुर्सत नहीं मिली। शेख रशीद ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इससे पहले इमरान के करीबी फवाद चौधरी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एक रोज पहले ही उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी आसिफ अली जरदारी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इमरान खान के मुताबिक जरदारी 2 बार अपने प्लान में नाकाम हो चुके हैं।
लेकिन इस बार पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने उन्हें मारने के लिए आतंकवादियों को मोहरा बनाया। इमरान खान का आरोप है कि पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाओं की आड़ लेकर जरदारी एक बार फिर उनकी हत्या की साजिश रचने में जुटे हैं। अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है, तो जी दहशतगर्द का खुद कुछ हमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। इसके साथ ही इमरान खान ने जरदारी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जरदारी और उनके जैसे नेताओं की वजह से ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा से उनके रिश्ते खराब हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बाजवा की उस अपील को नहीं माना था जिसमें विपक्ष के नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म करने की बात कही गई थी। इधर पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की याचिका खारिज कर दी, जिससे इमरान खान को बड़ा झटका लगा। इमरान खान की पार्टी ने अवैध फंडिंग मामले से जुड़े पाकिस्तान चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अगस्त 2022 में इमरान खान की पार्टी पीटीआई को विदेशों से अवैध तरीके से पैसा जुटाने के मामले में नोटिस जारी किया था। बाद में चुनाव आयोग की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि पीटीआई को विदेशों से अवैध फंडिंग हुई थी। उधर खबर है कि अमेरिका में भारी बर्फबारी ने अब लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी की वजह से टेक्सास में बिजली ही गुल हो गई, जबकि विमान सेवा भी ठप हो गई। टेक्सास से बर्फबारी के तबाही मचाने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ घर पूरी तरह से बर्बाद नजर आए। वहां सबसे ज्यादा नुकसान लकड़ी से बने घरों को पहुंचा। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बर्फबारी ने ऐसा कहर बरपाया कि टेक्सास में बिजली की कटौती करनी पड़ गई, जिसकी वजह से करीब 3.5 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए, जबकि करीब 2000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ गया। इतना ही नहीं, बताया गया कि बर्फबारी की वजह से टेक्सास में हुए अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत भी हो गई। इधर जयपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश एक एटीएम को उखाड़कर अपने साथ ले जाते दिखे, और इस वारदात को रात के वक्त अंजाम दिया गया। बदमाशों ने लोहे की तार के जरिए एटीएम मशीन को अपनी पिकअप वैन से जोड़ा और फिर वैन से खींचकर मशीन को उखाड़ दिया। इसके बाद एटीएम मशीन को वैन में लाद कर वो फरार हो गए। बताया गया कि उस एटीएम मशीन में लाखों रुपए थे। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने अमेरिका को फिर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। बताया गया कि अमेरिका यूक्रेन को पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने के लिए तैयार हो गया, और इसीलिए पुतिन आग बबूला हो गए, क्योंकि पहले ही पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजकर रूस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते आए हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से भेजे गए हथियारों से रूसी सेना पर जोरदार हमले कर रहा है। लेकिन खबर है कि अब जब अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार देने को तैयार हो गया, तो रूस ने उसे धमकी दे डाली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जल्द अमेरिका पहली बार यूक्रेन को GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने जा रहा है, और अगर एक बार यूक्रेन की सेना को ये हथियार मिल गया तो रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। खबर है कि इसीलिए रूस अभी से अलर्ट हो गया। इधर नेपाल से अयोध्या लाई गई पवित्र शालिग्राम शिलाएं राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई, जिसके बाद दोनों शिलाओं की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना हुई, जिसके लिए पहले 2 टेंट तैयार किए गए, जिनके भीतर दोनों पवित्र शिलाओं को रखा गया। फिर उनको फूलों से सजाने के बाद मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई। 51 पुरोहित ने मिलकर यहाँ पर मंत्रोच्चार किया और पूजा के दौरान अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। जहाँ शिलाओं को रखा गया उस पूरे इलाके में फूलों की सजावट की गई और श्रद्धालु जय श्री राम के जयकारे लगाते दिखे। श्री राम जय श्री राम। करोड़ों साल पुरानी इन्हीं शिलाओं से राम और सीता समेत मंदिर में रखी जाने वाली तमाम मूर्तियां बनाई जाएंगी। उधर अयोध्या के संत आचार्य परमहंस ने नेपाल से लाई गई शालिग्राम शिला पर छेनी हथौड़ा नहीं चलाने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चिट्ठी लिखी, जिसमें तपस्वी छावनी के आचार्य परमहंस ने दलील दी कि दोनों पवित्र शिलाएं भगवान राम और लक्ष्मण की हैं, इसलिए इन शिलाओं को राम लक्ष्मण मानकर इसी रूप में स्थापित किया जाए और इन पर छेनी हथौड़ों का इस्तेमाल न किया जाए। इस बीच अमेरिका की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने यूक्रेन को सिर्फ $1 में रूस में तबाही मचाने वाला ऑफर दिया है। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स नाम की इस कंपनी ने यूक्रेन को $1 में घातक ड्रोन देने की पेशकश की है। यानी यूक्रेन $1 या भारतीय रुपयों में सिर्फ 82 रुपए खर्च कर दे तो उसे रूस की तबाही की चाबी मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स नाम की कंपनी ने यूक्रेन से ऐसी ही पेशकश की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये कंपनी यूक्रेन को $1 में ड्रोन देने के लिए तैयार है। खबर के मुताबिक MQ-1C ग्रे ईगल और MQ-9 रीपर ड्रोन बनाने वाली ये कंपनी कई महीनों से इन्हें यूक्रेन भेजने की मांग कर रही थी, ताकि जंग में यूक्रेन डटकर रूस का सामना कर सके। लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाइडेन सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इन खतरनाक ड्रोन की तकनीक रूस के हाथ न लग जाए। इसीलिए उसने MQ-1C ग्रे ईगल और MQ-9 रीपर ड्रोन यूक्रेन नहीं भेजने का फैसला लिया।
जबकि जंग शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद अमेरिका ये दोनों ड्रोन यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ड्रोन की तकनीक चोरी होने की आशंका के बाद ये फैसला टाल दिया गया। हालांकि ड्रोन बनाने वाली कंपनी के मुताबिक दोनों ड्रोन यूक्रेन के लिए कारगर साबित होंगे, क्योंकि ये दोनों ही लंबी दूरी तक हमले की क्षमता रखते हैं। इनमें बेहद घातक मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसीलिए ड्रोन बनाने वाली कंपनी इन्हें यूक्रेन भेजने की मांग पर अड़ी है और एक ड्रोन के लिए वो सिर्फ $1 यानी भारतीय रुपयों में 82 रुपए मांग रही है, ताकि यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा ड्रोन खरीद सके। हालांकि अमेरिका ने अभी इस पेशकश पर कोई फैसला नहीं लिया है। इधर उपेंद्र कुशवाहा के मुद्दे पर जेडीयू में दो गुट दिखाई देने लगे, जबकि इससे पहले जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले कुशवाहा अलग थलग पड़ते दिख रहे थे। लेकिन पार्टी नेता रामेश्वर महतो के बयान से लगा कि हवा ने अपना रुख बदल दिया और कुशवाहा के मुद्दे पर जेडीयू में गुट बन रहे हैं, क्योंकि रामेश्वर महतो ने जेडीयू में कुशवाहा के खिलाफ साजिश का शक जताया। उपेंद्र कुशवाहा जी की साजिशें हुई हैं पार्टी से निकलने की। उपेंद्र कुशवाहा को जैसे ही ये पता चला, वो फिर से जेडीयू के कुछ नेताओं के खिलाफ आग उगलने लगे और उन्होंने दावा किया कि नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोग घेर करके गला दबा के उनसे कुछ करवा रहे हैं। यानी कुशवाहा ने नीतीश पर निशाना तो साधा, लेकिन सीधा नहीं, क्योंकि वो जेडीयू छोड़ने के नहीं बल्कि उसमें हिस्सेदार बनने के मूड में है। कुछ दिन पहले अपने ट्वीट में उन्होंने ये जता भी दिया था, जिससे बीजेपी की जड़ें कमजोर करने की कोशिश में जुटे नीतीश की जड़ें कमजोर होने का चांस बढ़ गया और बीजेपी का बिना कुछ किए फायदा होता नजर आया। इस बीच दिल्ली के रनौला इलाके में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। लड़के के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त जबरदस्ती उसे शादी में ले गए और उसकी पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने शव को सड़क किनारे फेंक दिया। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर केस दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जिस लड़के की हत्या की गई उसकी उम्र 20 साल बताई गई। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी और नरवाल में हुए धमाकों में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इन दोनों मामलों में कुल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आरिफ अहमद नाम का आतंकी भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि वो पाकिस्तान में बैठे अपने चाचा के इशारे पर काम करता था और यही नहीं, वो 21 जनवरी को नरवाल में हुए धमाके के अलावा 2 और बम ब्लास्ट में भी शामिल था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल। नरवाल के अलावा पुलिस ने 2 जनवरी को राजौरी में हुए आईईडी ब्लास्ट केस में एक टीचर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि तीनों लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में थे। लेकिन नरवाल मामले में जो आतंकी गिरफ्तार किया गया, उसके पास से परफ्यूम बरामद हुआ। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में परफ्यूम बम मिला। पुलिस के मुताबिक आरिफ 21 जनवरी को नरवाल में हुए आईईडी ब्लास्ट में भी शामिल था, जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। ब्लास्ट के बाद से ही पुलिस धमाका करने वाले आतंकियों की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आरिफ नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, उसके पास से पुलिस ने एक परफ्यूम बम भी बरामद किया। एक आईईडी भी बरामद की गई है। ये जो आईईडी है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक परफ्यूम की बोतल में रखा गया है। वहीं घाटी में पहली बार परफ्यूम बम मिलने से सनसनी फैल गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये बम बहुत ही खतरनाक है। गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी। जानकारी के मुताबिक जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया वो पिछले 3 साल से लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर काम कर रहा था। उधर ब्रिटेन में महंगाई का बम ऐसा फटा कि लंदन में लोगों ने वहां पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी हड़ताल कर दी और सरकार पर बेहतर वेतन का दबाव बनाने के लिए लाखों लोग लंदन की सड़कों पर उतर आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि लगभग 5 लाख लोगों ने लंदन की हड़ताल में हिस्सा लिया। इस बीच रूस ने पिछले साल सितंबर में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में हुए धमाकों का ठीकरा अमेरिका पर ही फोड़ दिया। रूस के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाइपलाइनों में विस्फोट के पीछे अमेरिका का हाथ था, जबकि इससे पहले पुतिन कहते आ रहे थे कि रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों को ब्रिटेन ने उड़ाया था। ब्रिटेन ने उनके दावे को नकार दिया था और अब पुतिन के मंत्री ने अमेरिका को पाइपलाइन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बता दिया। मतलब जो अमेरिका पाइपलाइन से गैस रिसने के लिए रूस को कसूरवार ठहरा रहा था, रूस ने उल्टा उस पर ही आरोप मढ़ दिया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। इधर हरियाणा के रेवाड़ी में 2 दिन पहले गायब हुई 15 साल की एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका है कि हत्या के बाद उसके शव को फेंक दिया गया, क्योंकि छात्रा की गर्दन और पेट पर चाकू से वार करने के निशान मिले। मौके पे हमने देखा तो उसके चाकू मारकर उसकी हत्या की हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं लड़की के परिजनों ने बताया कि स्कूल के बाद वो पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर गई, लेकिन घर नहीं लौटी और बाद में उसका शव बरामद हुआ। उधर बिहार के मधेपुरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने पिस्तौल दिखाकर एक दुकान में लूटपाट की।
जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में दुकान के अंदर एक आदमी बैठा नजर आया। तभी एक बदमाश पिस्तौल लहराते हुए वहां पहुंच गया और उसने दुकानदार से पैसे निकालने के लिए कहा, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उस बदमाश ने पिस्तौल दिखाकर दुकानदार को पीछे हटाया और फिर खुद ही काउंटर से पैसे निकालकर फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए छापेमारी की और 48 घंटे के अंदर उसे धर दबोचा। संलिप्त अपराधकर्मी को पिस्टल और 3 गोली के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल और 3 गोलियां भी बरामद की। इस बीच यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेजने से पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने अपने टैंकों की ताकत को देखा। बताया जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक भेज दिए जाएंगे और इसीलिए जर्मनी के रक्षा मंत्री ने खुद टैंकों की ताकत को परखने का फैसला किया। जर्मनी की सेना के जवानों ने उनको दिखाया कि कैसे पलक झपकते ही लेपर्ड 2 टैंक से दुश्मन को ढेर किया जा सकता है। असल में जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का ऐलान किया था। ये टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक टैंकों में होती है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी से इस टैंक की मांग की थी। लेकिन अब जब इन्हें जल्द यूक्रेन भेजा जाएगा तो जर्मनी के रक्षा मंत्री ने खुद इनकी ताकत को देखा। इधर गुजरात के अमरेली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें शेरों का एक झुंड शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके तक पहुंच गया और गली में बैठी एक गाय को शिकार बनाने की कोशिश की। लेकिन अचानक घर की छत पर खड़े एक आदमी की नजर उन शेरों के झुंड पर पड़ गई और उसने उन्हें ऊपर से ही डराने की कोशिश की। आवाज सुनते ही शेर शिकार छोड़कर भाग गए और उस गाय की जान बच गई। गाय की जान बचाने वाले ने पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। उधर पंजाब पुलिस ने लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों के बब्बर खालसा से कनेक्शन की जांच शुरू कर दी, क्योंकि उसे शक है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले जग्गू भगवानपुरिया के तार बब्बर खालसा से जुड़े हैं और दोनों मिलकर पंजाब में कुछ खतरनाक करने का प्लान बना रहे हैं। जग्गू भगवानपुरिया वो शख्स है जिसे लॉरेंस बिश्नोई का खास माना जाता है और उस पर पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग का आरोप लग चुका है। जग्गू भगवानपुरिया के मामले में यह तक दावा किया गया कि वो तस्करी के धंधे से लॉरेंस गैंग की कमाई करवाता है और मूसेवाला कांड को अंजाम देने के लिए उसी ने लॉरेंस गैंग के लोगों तक हथियार पहुंचाए थे। लेकिन इस बार पंजाब पुलिस को शक है कि जग्गू भगवानपुरिया के तार आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हैं, या यूं कहें कि लॉरेंस गैंग का बब्बर खालसा से कनेक्शन है और दोनों मिलकर पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में मोहाली में कुछ दिन पहले ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पंजाब के ए कैटेगरी के 5 गैंगस्टरों का नाम लिखा गया, जिनमें जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल है। ये एफआईआर आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाए गए यूएपीए एक्ट के तहत दर्ज की गई और शक जताया गया कि पंजाब में टारगेट किलिंग और माहौल खराब करने के लिए साजिश रची जा रही है, जिसके पीछे बब्बर खालसा का हाथ हो सकता है। कम से कम पंजाब पुलिस को यही शक है और वो इसी दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है। उसने लॉरेंस बिश्नोई के खास जग्गू भगवानपुरिया को इसी वजह से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जानकारी दी कि उसने पिछले कुछ दिनों में जग्गू भगवानपुरिया के कई करीबियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद जग्गू भी पकड़ा गया और अदालत ने उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जहां उससे पूछताछ चल रही है। खबर है कि पुलिस को इसी दौरान जग्गू भगवानपुरिया के बब्बर खालसा से कनेक्शन का शक हुआ। हालांकि उसने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस को लगता है कि बब्बर खालसा लॉरेंस गैंग को प्रभावित कर सकता है और इसीलिए उसने सीधा उस शख्स के गिरबान को पकड़ा जो पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करता है और लॉरेंस गैंग की जरूरत पूरी करता है। इस बीच गगनदीप और बलजीत सिंह नाम के 2 गैंगस्टरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बम्बीहा गैंग के लिए काम करते थे, जिनमें एक बदमाश को पुलिस ने दिल्ली कैंट से तो दूसरे को पंजाब के फगवाड़ा से धर दबोचा। साथ ही उनके पास से 5 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश बम्बीहा गैंग के लोगों को हथियारों की सप्लाई करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इस साजिश को पहले ही नाकाम कर दिया। न समझो बुझ चुकी है आग, न समझो बुझ चुकी है आग, गर शोला न दिखता है, दबी होती है चिंगारी, धुआं जब तक भी उठता है। 100 बात की एक बात कही गौतम ने, कहो मत खोलने मुट्ठी हमारी, देख लो पहले कि कैसे बंद मुट्ठी से यहां तूफान रिश्ता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208
Streaming 3rd February 9 p.m.